मांग थी कि नहीं भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कोई संसाधन नहीं है। मनुष्य एक जीवन प्राणी है, एक चिंतनशील मनुष्य है। तो इस दृष्टि से संसाधन करके मनुष्य का विचार नहीं होना चाहिए। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, पत्रकार वगैरह पूछते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। बहुत हो जाता है। हर शब्द के अर्थों के अर्थ पे भाव होता है, उसी के आधार पर दुनिया की रचनाएं होती है। जब संसाधन मनुष्य को मानेंगे तो नीति संसाधन को ध्यान में रखकर रहेगी। और जब शिक्षा मंत्रालय कहेंगे तो शिक्षा यानी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति का प्रकटीकरण उद्घाटित करने का कार्य शिक्षा का कार्य है। और शिक्षा का लक्ष्य है मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये दोनों जो स्वामी जी की बात है, ये नीति में इसका समावेश किया गया है। तो मंत्रालय का नाम बदलने से दृष्टि बदल गई। इसलिए इस पूरी भारतीय दृष्टि जो दिखती है, इस नीति के एक प्रकार से देखे थे कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच है इस पॉलिसी, यानी समग्रता की सर्वांगीण और एकात्मक दृष्टि इसमें प्रतिबिंबित होती है इस नीति की। ये पूरी नीति का ड्राफ्ट आप अगर गहराई से देखेंगे तो इसमें बालक के जन्म से लेकर पीएचडी तक का विचार, इसी प्रकार सभी वर्गों के छात्रों के उत्थान की बातें है इसमें। पाठ्यक्रम में जिस प्रकार का बदलाव परिवर्तन की बात कही है, उसमें भी एक समग्र दृष्टि दिखती है। शैक्षिक संस्थानों में जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन, ढांचागत बदलाव की बात जो कही गई है, उसमें भी समग्र दृष्टि आपको दिखेगी। पूरी नीति में स्थानीयता, राज्य और राष्ट्र, ये तीनों का समन्वित विचार किया गया है, तो उसके पीछे भी समग्र दृष्टि है। और जिस प्रकार अभी ये चीनी कोरोना महामारी है, तो हम लोग ऑनलाइन सारा काम चलाते हैं, हमारे अभी भी विमर्श ऑनलाइन हो रहा है, तो आगे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का समन्वित स्वरूप शिक्षा में लाया जाएगा। और इसी प्रकार मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इसकी भी आप दृष्टि डालेंगे तो उसमें भी समग्रता की दृष्टि को विचार किया गया है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। और समग्रता की दृष्टि, होलिस्टिक अप्रोच, यही भारतीयता का प्रतीक है। भारतीयता में टुकड़ों टुकड़ों में खंडित दृष्टि नहीं है भारतीय। तो आज हमारी शिक्षा में समाज जीवन में दृष्टि हमारे यहाँ भी दिखने लगी है बहुत ज्यादा। लेकिन भारतीय चिंतन को समग्रता का चिंतन है हमेशा, होलिस्टिक अप्रोच उसमें हमेशा रहता है। तो इस प्रकार का ये मूलभूत जो आधारभूत बातें इस नीति की है सिद्धांतिक दृष्टि से, उसको आधार बनाकर फिर सारे स्तर पर परिवर्तन की बातें की गई है। जैसे विद्यालय स्तर पर विद्यालयों के ढांचा में पहले 10+2 था, कुछ राज्यों में 5+5+2 कहते थे, तो उसमें भी बड़ा बदलाव है। 5+3+3+4 ऐसे सिस्टम आ रही है। मूल बात यह है कि इसके आगे भी 0 से 3 ईयर के बालक के बारे में भी एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इन दोनों का नाम देखो। वो पाठ्यक्रम यानी सरकार उसमें हस्तक्षेप परिवारों में नहीं करेगी, परंतु आधारभूत बात यह है कि आज हमारी जो स्थिति है देश में गरीबी तो है, साथ साथ मध्यम वर्ग, अधिकतर पति पत्नी दोनों जॉब नौकरी करने लगे, तो समय नहीं है किसी के पास। तो जिस प्रकार छोटी उम्र के बच्चों का परवरिश होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, उनका विकास की बात सारी ध्यान देनी चाहिए। पहले संयुक्त परिवार थे, आज एकल परिवार हो गए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर एक प्रकार से गाइडलाइन के रूप में दिया जाएगा और इसमें सरकार का सहयोग होगा आवश्यक। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी परिवारों में। तो 0 से लेकर 8 साल के, 3 से 8 साल का भी जो पाठ्यक्रम है वो अलग रूप में बनेगा कि जिसमें खेल खेल में एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को सिखाने की बात होगी। तो ये 8 साल की उम्र का बच्चा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 80% बातें उस उम्र में वो सीख लेता है।
तो इस उम्र के बच्चों का अगर ठीक से ध्यान किया जाए तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और बच्चों का भविष्य का अर्थ माना जाता है। ये एक भाग है। आप कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो स्वायत्तता की संकल्पना बहुत समग्रता से दी गई कि छात्रों की स्वायत्तता, शिक्षकों की स्वायत्तता, ऐसे बहुत सारा व्यापक है कुछ। तो इसमें छात्रों की स्वायत्तता की बात भी काफी चाहिए। जैसे 9 to 12 तक का जो सिलेबस होगा उसमें साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम जो था वो निकल जाएगा और बच्चों को विषय चुनने की स्वतंत्र अधिकार है। साइंस के बच्चे संस्कृत भी सीख सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे योग भी सीख सकेंगे। तो इस प्रकार की विषयों की चयन की बड़ी स्वायत्तता बच्चों को इसमें मिलेगी। तो इस प्रकार के काफी बड़े बदलाव विद्यालय शिक्षा में इस प्रकार के किए गए हैं। उच्च शिक्षा का विचार करें तो इसमें भी ढांचागत परिवर्तन काफी है। इसमें भी बच्चों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं कि कोई बच्चा 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहता है, उसके कारण से घर की परिस्थिति हो, बाकी हो कोई कारण, तो 1 साल के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल के बाद छोड़कर आगे नहीं पढ़ाई करनी है तो उनको डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आगे पढ़ाई करनी है तो 4 साल डिग्री होगी उनकी, इस बात को ऑनर्स कहते हैं। तो इसमें शोध का काफी हिस्सा होगा, रिसर्च का इनपुट होगा। तो इसमें 4 साल का डिग्री कोर्स करेगा, उनको रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए फिर उनको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली 4 साल के बाद शोध कर सकते हैं। और जिसको पीजी करना है तो 1 साल में वो पीजी कर सकेंगे। बच्चे 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो फिर से उनको 5 साल के बाद री एंट्री लेनी है तो सेकंड ईयर से री एंट्री होगी, कंटिन्यूस माना जाएगा, ड्रॉप आउट नहीं होंगे बच्चे। तो ये भी बात साथ साथ इसमें दी गई है। बच्चों को क्रेडिट की बात कही गई है, क्रेडिट ऑफ बैंक। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे जिस यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देने की मान्यता होगी वही यूनिवर्सिटी होगी। कि बच्चे कोई कोर्सेज अलग अलग करेंगे तो क्रेडिट बैंक में जमा होगी। और मान लो कि ग्रेजुएशन में 22 क्रेडिट है टोटल, तो 22 क्रेडिट उनको हो जाएंगे तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए। तो इस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इसके लिए भी काफी प्रावधान किया गया है। साथ साथ आज जो अधिकतर विश्वविद्यालय हमारे एफिलिएटेड है तो वो सिस्टम क्रमबद्ध रूप से 15 साल में समाप्त करेंगे। और स्तर पर एक ऐसा संस्थान होगा जिसमें 3000 या इससे ज्यादा छात्र हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ कॉलेज हो सकता है, उनको डिग्री देने का अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार की बातें, स्ट्रक्चरल चेंज इसमें भी है। शोध में हम बहुत पिछड़ रहे हैं तो भारतीय शोध संस्थान स्थापित करने की भी बात इसमें एक आई है। अभी यूजीसी और एआईसीटी और अलग अलग संस्थान है तो उसको मर्ज करके एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय हायर एजुकेशन कमीशन ऐसा बनाया जाएगा तो सारी उच्च शिक्षा के संस्थान उसमें मर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार उच्च शिक्षा के स्तर पर भी काफी बदलाव इसमें है। भाषा के स्तर पर भी काफी बातें की गई है। ई लर्निंग जो होगा स्कूलों में, ऑनलाइन ई लर्निंग, तो उसका माध्यम भारतीय भाषा होगा। इसके भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है। अपनी सारी 22 भाषा 8 शेड्यूल की है, उनकी अकादमी बनाने की बात कही गई है। फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अच्छी तरह से लागू करने का पुनरुद्धार किया गया है और उसमें मेन स्ट्रीम में संस्कृत को लाया जाएगा। अभी संस्कृत मेन स्ट्रीम में नहीं था तो संस्कृत के उत्थान के लिए भी इस प्रकार की बातें की गई है। और पाली, प्राकृत, फारसी के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की भी बात साथ साथ इस नीति में की गई है। बाकी पिछड़े वर्ग के लिए आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए भी काफी प्रावधान किए गए हैं। वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इसमें महत्व दिया गया है कि 2025 तक 50% छात्र वोकेशनल स्ट्रीम में जाए और वोकेशनल को फॉर्मल स्ट्रीम जो अभी है उनको बराबर का स्थान उनको इसमें मर्ज किया जाएगा। ये भी बात साथ साथ इसमें की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग अलग स्तर पर समावेश की बात की ये इसमें कही गई है। जैसे उच्च शिक्षा के स्तर पर लोक विद्या नाम से एक विषय लाया जाएगा, तो इस प्रकार से और सारे पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश की बात की गई है। नैतिक मूल्यों की, पर्यावरण शिक्षा की, संवैधानिक मूल्यों की, इन सारे का भी समावेश की हर स्तर पर बात की गई है। तो इस प्रकार का एक समग्रता दृष्टिकोण से ये तैयार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विषय आज होता ही है, तो जीडीपी का 6% को 1968 तक घोषित किया गया है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। अभी लगभग 4.5% आसपास हम लोग है, तो ये 6% का कमिट किया है कि इसको इस नीति के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। तो ये सारी बातें भी इसमें की गई है। और हमारे प्राचीन ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ साथ आधुनिकता की बात की, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, इसको बढ़ावा देने की बात की इसमें अच्छी मात्रा में की गई है। इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF, इसके गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। वर्चुअल लैब, डिजिटल संरचना, स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात की साथ साथ की गई है। और इस सब का जो मूल आधार है वो है टीचर्स एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा का भी बहुत गहराई से इसमें विचार है। क्रमबद्ध रूप से 2030 तक अध्यापक शिक्षा का एक 4 वर्ष का पाठ्यक्रम आएगा, लागू किया जाएगा। शुरुआत तो हो गई होगी, लेकिन क्रमबद्ध रूप से जो कॉलेज से आज जहां बीएड चल रहा है, वहां आगे के दिनों में क्रमबद्ध रूप से 4 साल का ही पाठ्यक्रम रहेगा। अब ये एकदम 2 साल का समाप्त नहीं होगा, इसमें चिंता न करें, कोई इसमें पढ़ाई करते हैं, इसको क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। और 1 साल और 2 साल का बीएड है, उसका प्रावधान यूनिवर्सिटी लेवल पर रहेगा कि कोई बच्चा बीएड के बीएससी के बाद बीएड करना चाहता है तो वहां यूनिवर्सिटी लेवल पर उसका प्रावधान रहेगा। लेकिन कॉलेजों में 1 साल 2 साल का कोर्स नहीं रहेगा, 4 साल का एक कोर्स रहेगा। तो इस प्रकार का एक शिक्षक शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन पर भी इसमें काफी गहराई से विचार किया है। और अंतिम बात कि नीति के अंतिम पुस्तकों में क्रियान्वयन पक्ष, इम्प्लीमेंटेशन की भी बात अच्छी तरह से की गई। अब ये मेरी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विषय यही, 1968 की पॉलिसी हो, 1986 की पॉलिसी हो, 1948 का राजस्व आयोग हो, 52 का मुदलियार आयोग हो, 64 के कोठारी आयोग हो, सबकी अनुशंसाएं काफी अच्छी थी, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कम हुआ या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये। तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है कि जो केंद्रीय संस्थान स्थापित करना है आदि वो केंद्र सरकार करना है। लेकिन हमने सुझाव भी सरकार को दिया है कि हर राज्य स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि हर राज्यों की स्थिति अलग अलग है। कोई राज्य जो बात 2023 तक कर लेगा, मान लो कि कोई बात दिल्ली 2023 तक कर लेगी, तो वही बात शायद मध्य प्रदेश 2024 ओडिशा शायद 2025 तक कर पाएगा। तो राज्य की स्थिति अलग अलग है। तो राज्य स्तर पर, और शिक्षा प्रमुख रूप से राज्य का विषय है सम्मति सूची में होने का, तो राज्य स्तर पर एक समिति की रचना होनी चाहिए। दूसरा, मैं प्रोफेसर रामदेव जी से और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो अलग अलग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं कि अति शीघ्रता से विश्वविद्यालय स्तर पर हमने एक समिति गठित करनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में इस नीति को कैसे क्रियान्वित करना है। और विश्वविद्यालय की समिति एक ड्राफ्ट तैयार करे। जैसे हिंदी विश्वविद्यालय में तो एफिलिएटेड सिस्टम नहीं है, इस विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड सिस्टम होगा।
तो एक 10, 12, 15 पेज का ड्राफ्ट तैयार करके वो हर महाविद्यालय को भेजे और महाविद्यालय स्तर पर एक समिति बने। तो अपने महाविद्यालय में क्या क्या क्रियान्वयन करना है इस पर चिंतन चर्चा है। राज्य सरकार हर जिला स्तर पर एक समिति गठित करे, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्षता में, चाहे कलेक्टर की अध्यक्षता में, और वो समिति जिले में इसको कैसे क्रियान्वित करना है, विशेष करके स्कूल एजुकेशन, और वो एक छोटा सा 5-7 पेज का ड्राफ्ट तैयार करके हर विद्यालय को, और हर विद्यालय के शिक्षक इसमें इस पर चर्चा करें, हमारे विद्यालय में इसको क्या क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार का 2-वे कम्युनिकेशन से इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास होगा तो मेरा विश्वास है कि हर मनुष्य में अच्छाइयां पाएंगे। जय वर्मा। मनुष्य में कुछ न कुछ करने की इच्छा शक्ति होती, आवश्यकता है इस प्रकार का वातावरण। हर शिक्षक की सहभागिता सुनिश्चित कर, उनकी सहभागिता होगी, उनसे पूछा जाएगा, उनसे सुझाव लिए जाएंगे, उनकी व्यवहारिक क्या मुश्किल है उसको समझा जाएगा, तो फिर वो निश्चित अपनी भूमिका क्रियान्वयन में निर्वाह करेगा ही। और इस सब का केंद्र है ये अध्यापक, विशेष करके अध्यापक, बाकी लोगों की भी भूमिका है। तो मुझे क्या क्रियान्वयन में मेरी भूमिका सुनिश्चित, बस अंतिम विनती करके बात भी करता हूँ कि मेरी प्रार्थना ये है कि बड़े विद्वान लोग इसमें सम्मिलित है, सुनने वाले, बोलने वाले। बहुत छोटा ड्राफ्ट है, ज्यादा ड्राफ्ट नहीं, प्लस 600 पेज का 400 पेज का ड्राफ्ट ऐसा नहीं है। अभी इंग्लिश ड्राफ्ट 66 पेज का और हिंदी ड्राफ्ट 102 पेज का। तो जो भी अपनी भाषा की सुविधा लगे एक एक शब्द पढ़िए गहराई से, और आप इतने विद्वान लोग हैं कि आप 3 घंटा निकालेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे, ज्यादा समय नहीं चाहिए आप। लेकिन क्रिटिकली एक एक शब्द पढ़िए, जो बातें अधूरी लगती है तो उसका प्रश्न उठाया जा सकता है, जो बातें अनुचित लगती है तो उसका प्रश्न उठाया जा सकता है। तो एक एक शब्द गहराई से आप शिक्षा जगत के लोग पढ़े, समझे और उसको फिर क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार अगर क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन देश में हुआ तो ये नीति देश को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगी। अन्यथा नीति कितनी भी अच्छी आ गई कागजों के बंडल में पड़ी रहेगी। अभी तक अधिकतर ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा न हो, और मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लगभग ये नीति घोषित करने के बाद लगभग 10 से 12-15 विश्वविद्यालय में मैंने व्याख्यान दिया है, और 3 विश्वविद्यालयों ने मुझे कमिट किया कि पैसा तो हम 15 दिन में आपको 8 दिन में कमेटी बनाकर आपके पास प्रेषित करेंगे। प्रेषित करेंगे, मैं अधिकारी नहीं हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तो एक सामाजिक शिक्षक कार्य करता हूँ, लेकिन प्रेम का अधिकार हमारा है। और मैं ये भी प्रेम से कहता हूँ कि आप क्रियान्वयन पक्ष में जो जो करेंगे उसके लिए हमारी सहयोग की अपेक्षा आवश्यकता होगी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब भी आप कहेंगे हम आपको सब सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रेम का अधिकार है, भक्ति का अधिकार है। तो इस प्रकार का क्रियान्वयन, हम तो से भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं हम सब, एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हो फिर से भारत, वो तभी खड़ा होगा कि जब शिक्षा उस प्रकार, जब देश विश्व गुरु था तब हमारी शिक्षा ऐसी कि दुनिया भर से लोग शिक्षा के लिए भारत में आते। आज उल्टी गंगा बह रही है, आज हर साल 6 से 8 लाख बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे 8 लाख बच्चे बाहर पढ़ रहे लगभग, और यहाँ विदेश के 40-45 मिलियन बच्चे आएंगे। ये क्रम उल्टाना है। तो जब तक वो उल्टेगा नहीं तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। और दुनिया के सारे विकसित देशों का देखिए कि शोध, अनुसंधान, रिसर्च कहाँ होता है, सब वहां के विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो हमारे विश्वविद्यालय में क्यों नहीं होगा? हमारे छात्र में कोई कमजोरी नहीं है, बौद्धिक प्रतिभा में, इंटेलेक्चुअल लेवल पे पूरी दुनिया हमारे छात्रों का लोहा मानती है। अमेरिका में जाकर वो छात्र सारा रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं। अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य कंपनियों के सीईओ, एमडी भारत के छात्र हैं। तो भारत में क्यों नहीं कर सकते?
बस कमी इतनी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा क्षेत्र के वातावरण की कमी है। ये अगर हम निर्माण करेंगे और जिस प्रकार की नीति हमने सामने आई है, तो निश्चित रूप से भारत के छात्र क्यों दुनिया को दूसरे देश में जाएंगे। इतनी तो श्रद्धा हमारे देश के बच्चों को है कि हमारा देश है। तो बस ये नीति के माध्यम से अगर हमने अच्छा क्रियान्वयन किया और इस प्रकार का अपने अपने शैक्षिक संस्थानों में बदलाव का वातावरण निर्माण किया, तो ये शिक्षा जो हमारा ध्येय वाक्य न्यास का, शिक्षा न्यास का, कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना। ये नीति में और दम है कि देश को बदल सकते, लेकिन दम नीति में नहीं है, दम नीति के क्रियान्वयन करने वाले लोगों में चाहिए, तब बदलेगा। और मेरा विश्वास है कि देश में एक अच्छा वातावरण बन रहा है और इस दिशा में हम सब मिलकर जरूर प्रयास करेंगे। और जरूर जो हमारा ध्येय वाक्य हमने जो बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, हमने अनुभव करके बनाया है। शिक्षा जहां बदलेगी वहां सब कुछ बदलेगा। तो ऐसी शिक्षा बदलने की इस नीति जो हमारे सामने आई है, तो ये एक सौभाग्य का विषय है और ये अवसर है। 34 साल के बाद आफ्टर 24 ईयर्स अवसर मिला है। अवसर बार बार नहीं आते, अगर चूक गए तो चूक गए, लेकिन फिर मैं विश्वास से कहता हूं कि इस बार हम नहीं चुकेंगे, न चुकने देंगे किसी। इस विश्वास के साथ इस नीति में 100% बात किसी के अनुकूल नहीं होगी। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को वो कहने की मेरी इच्छा से 100% नीति आ जाए, वो भी नहीं आ सकती। तो हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन हमारी 60, 70, 80, 90% अनुकूल तो बात ही नहीं। तो ऐसे एक सकारात्मक ढंग से इसको लेंगे हम, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का एक अवसर हमारे सामने आया है। इस अवसर को हम पकड़ लें और ये अवसर को हम शिक्षा के परिवर्तन और देश के विकास के लिए उपयोग करें, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना, अभ्यर्थना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामदेव जी और हिंदी विश्वविद्यालय के परिवार के सभी लोगों ने मुझे इस प्रकार के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समापन अवसर पर शिक्षा नीति के बारे में कुछ विचार रखने का मुझे अवसर दिया। इसलिए सम्मान्य कुलपति सहित विश्वविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय कोठारी सर। और मैं बता दूं, पूरा विश्व सुनते हुए एकदम मंत्रमुग्ध हो गया है और इतनी विस्तृत और विशाल विवेचना इस नई शिक्षा नीति की संभवतः न आज तक किसी ने की है और न कभी हमें आगे सुनने को मिलेगी। ये भारतीय मेधा का प्रतीक है और तो वैश्विक जगत में जो हमारे साथी सुन रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, नैरोबी, दुबई, सिंगापुर वगैरह वगैरह में, उनके भी विचार तो स्पष्ट हुए कि भारतीय शिक्षा नीति किसी भी मायने में कोई भी भाषा या कोई भी चीज थोप नहीं रही है। ये सबका स्वागत कर रही है खुले दिल से और इसमें हरेक के लिए ध्यान रखा गया है। और मुझे बता दूं सभी श्रोताओं को और देश विदेश के अतिथियों को, ये कोठारी अतुल कोठारी साहब वही हैं जिनके बारे में आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। ये वही कोठारी सज्जन हैं और बहुत ही विद्वान है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और शिक्षा नीति के बारे में बहुत से सवाल इस छोटे